बहुत लंबे समय से मेरा मन था कि मैं एक बार बालावाला इंटर कॉलेज जाऊँ और हमारे जो अब की यूथ पीढ़ी है, परसों जब 12th के बच्चे वहाँ आए थे मुझे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली, अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो मुझे लगा कि जब ये 12th के बच्चे इतने अच्छे हैं तो 6 वाले और कितने अच्छे नहीं होंगे। तो 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सभी से मिलने का यही एक रीज़न था कि मैं आऊँ और कुछ महत्वपूर्ण बातों में आपसे डिस्कस करूँ कि हम लोग आगे कैरियर में कैसे बढ़ सकते हैं। आज जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है मेंटल हेल्थ को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि मैं स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का भी मेंबर हूँ और पिछले 15 वर्षों से ये जो सजग इंडिया का आप चैनल देख रहे हैं मेरे हाथ में आईडी, तो अगर आप यूट्यूब चैनल कभी देखेंगे तो सजग इंडिया सर्च करेंगे तो उसमें मिलियंस, मतलब लगभग 80 मिलियंस ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े हैं इन कार्यक्रमों को जिन्होंने देखा है। और क्योंकि ये तो पास का कॉलेज है, मेरी जन्मभूमि अल्मोड़ा है, बागेश्वर अल्मोड़ा के बीच में एक सेंटर पॉइंट पड़ता है और पिछले 20 साल से कर्मभूमि देहरादून है। तो मैं धारचूला मुंशियारी से लेके हरसिल तक और उत्तरकाशी में बूढ़ा केदार से लेके पांडुकेश्वर बद्री विशाल तक मैं गया हूँ। यानी कि 13 जनपद में हमारे 95 ब्लॉक हैं, तो मैं 95 ब्लॉक घूमा हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज भी इस विद्यालय में मुझे लग रहा है देहरादून में पढ़ने वाले कई बच्चे, कोई उत्तरकाशी का, कोई टिहरी का, कोई चमोली का, कोई पौड़ी और कुछ कुमाऊं मंडल से भी बच्चे होंगे। और बच्चों के साथ मिलने का जो मेरा रीजन भी था, मैंने जीवन में जो सीखा है या जो मैं मानता हूँ कि एक पहाड़ के छोटे से गांव से लेकर देहरादून में, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे अलग अलग परिचय सर ने मैम ने मेरा दिया, यहाँ तक की जो जर्नी है उसको भी थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताऊं कि ललित जोशी भी आपकी तरह ही एक सिंपल मध्यम परिवार से और एक इसी तरह के इंटर कॉलेज से पढ़ा हुआ है। यानी कि जितने भी लोग आप देखोगे, मैं ही नहीं, आपके जितने ये टीचर्स हैं, गुरुजन हैं, या आप हर व्यक्ति देख लीजिए जिसने इतिहास बनाया है या शीर्ष तक पहुंचा है, वो हमेशा मध्यम परिवार का रहा है। यानी कि जिस बच्चे ने अभाव देखा है, जिस बच्चे ने को एहसास होता है कि भूख क्या होती है, जिसको पता होता है कि 10 रुपए की कीमत क्या होती है, जिसने स्ट्रगल देखा होता है अपने माता पिता का, जिस बच्चे ने देखा होता है कि माँ दिन भर काम कर रही है, प्राइवेट में कर रही है या घर में कर रही है, कई बार लोगों के घरों में भी काम करना होता है अपने बच्चों को पालने के लिए। पिताजी लेबरी कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, कहीं पार्ट टाइम कर रहे हैं, कोई डिफेंस में है, कोई आर्मी में है, कोई गवर्नमेंट में है, कोई प्राइवेट में है, लेकिन उन सब का एक ध्येय होता है अपने बच्चों के लिए आगे उनको बढ़ाने के लिए काम करना। मैं आप बैठ जाइए प्लीज। तो उनका जो ध्येय होता है, उनका जो काम लक्ष्य होता है, वो केवल ये होता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरी बेटी आगे बढ़े, मेरा जो कुल को रिप्रेजेंट करने वाला बच्चा है, कल जो मेरे परिवार को आगे बढ़ाएगा, वो बच्चा स्वस्थ रहे, उसका फिजिकल, उसका मेडिकल, उसके हाव भाव, उसका आचार विचार और उसका प्रेजेंटेशन। तो माँ बाप तो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, किसी के बहुत अच्छे पढ़े होंगे, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारी माँ जी लोग बहुत कम पढ़े थे, पापा लोग भी उस समय बहुत ज़्यादा स्कोप तो था नहीं, हम लोगों ने पढ़ा। तो मुझे लगता है कि विश्व में सबसे बड़ी ताकत अगर बनना है, वैसे भी हम लोग विश्व के सबसे शक्तिशाली देश हैं हम, क्योंकि युवा देश है। हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम है। सोचिए कि उत्तराखंड की आबादी 1.25 करोड़, हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़, और 125 करोड़ आबादी में 35 वर्ष की आयु के जो लोग हैं वो 65% है। यानी कि आप सोच लीजिए 125 करोड़ का 65% 35 वर्ष से कम है। और मजे की बात 50%, यानी कि 50% जो यूथ है हिंदुस्तान का, वो 25 वर्ष से कम है। यानी कि इतनी बड़ी आबादी पूरे विश्व में युवा शक्ति के रूप में केवल भारतवर्ष की है। आज चाइना भी हमारे पीछे खड़ा है। आज यूरोपियन जो कंट्री है वो हिंदुस्तान को बड़े दूसरे नजरिए से देखते हैं। पाकिस्तान बार बार सोचता है कि यार हिंदुस्तान को कमजोर किया जाए, या कई पड़ोसी मुल्क जो हिंदुस्तान को टारगेट करना चाहते हैं वो चाह के भी हिंदुस्तान के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। करते हैं घुसपैठी, वो आदत होती है,
चूहों की बीच बीच में आके परेशान करने की। लेकिन राजा तो फिर हिंदुस्तान ही है, क्योंकि बाप से बड़ा कुछ नहीं होता है, बाप से ही बेटे का जन्म होता है, पुत्र थोड़ा कभी बड़ा होता है। तो पाकिस्तान के जन्म भी भारत से ही हुआ है, तो बाप से बड़ा तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता है, पिता से बड़ा वैसे भी नहीं हो सकता है। और अगर हमारे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को देख लो, तो उत्तर प्रदेश के अगर सारे लोगों ने एक बार आवाज लगा दी योगी जी के नेतृत्व में, तो पाकिस्तान तो वैसे ही हिल जाएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी जो चुनौती है, हमें उसकी चिंता नहीं है कि हमको कोई अटैक करेगा तो हम लोग नेस्तनाबूद हो जाएंगे या हमारे कंट्री में आक्रमण हो जाएगा। करा था बीच में भी, आपने देखा होगा, आसमान में ही धराशायी कर दिया था हमारे पायलट ने। लेकिन उसके लिए कई लोगों ने सेक्रीफाइस किया। आज भी आप देखिए कि इस समय जब हम यहाँ बैठे हैं, हम अभी आधा घंटा प्रॉपर नहीं बैठ पाते, हम 1 घंटा ढंग से नहीं बैठ पाते। लेकिन आपने कभी सोचा कि यार जो -डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में या बॉर्डर में देवभूमि उत्तराखंड का 1% है हिंदुस्तान का, यानी कि हिंदुस्तान की जनसंख्या का 1% उत्तराखंड, और उस 1% में भी हर परिवार का लगभग 1 व्यक्ति आर्मी में। तो आप सोचिए कि जो इस उत्तराखंड देवभूमि का व्यक्ति इस समय देश की सरहद में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे देता है। 24 साल का एक आर्मी का कैप्टन शहीद हो जाता है, एक लेफ्टिनेंट कैप्टन शहीद हो जाता है, एक शहीद जवान भाई किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी के बुढ़ापे की लाठी है वो, लेकिन वो देश के अखंड भारत के निर्माण के लिए हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। आप अच्छे से पढ़ लो, आपका फिजिकल मेडिकल, आप अपने माँ बाप की ताकत बनो, इसलिए वो अपना सर्वोच्च बलिदान कर देता है। देश में कोई आपात की स्थिति ना हो, इसलिए वो दुनिया छोड़ के चले जाता है और अपनी शहादत दे जाता है देश की रक्षा के लिए। तो जहां एक तरफ से वो लोग हैं जो कभी क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद की बात नहीं करते हैं, वो अखंड भारत के निर्माण के लिए माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या जैसे भावों को सार्वगर्भित करते हुए देश के लिए बलिदान हो जाते हैं। तो उस समय जब युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी है इस बालावाला के अंदर, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान तो युवा पीढ़ी है ही है। और युवाओं के लिए कहा जाता है कि संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवानी चलते हैं। यानी कि युवा राष्ट्र की शक्ति का जो वेग है, जो उसकी पॉजिटिविटी है, उसकी जो एनर्जी है, वो पूरे विश्व को एक नई दिशा दे सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी युवा भारत, यूथ भारत होने के बावजूद भी आज मैं इस बालावाला इंटर कॉलेज में क्यों आया? क्योंकि हम सब इस भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो भारत विकसित तब होगा जब हम विकसित होंगे। हम अगर विकसित होंगे तो हमारा परिवार विकसित होगा। लेकिन हम विकसित कब होंगे? जब हमारा फिजिकल अच्छा होगा, जब हमारा मेडिकल अच्छा होगा, जब हमारी सोचने समझने की क्षमता अच्छी होगी, जब हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। सर लोग पढ़ाते हैं, कई गुरुजी लोग रिटायर होने के बाद भी पढ़ा रहे हैं, आपकी मैम लोग हैं, सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। इसलिए कि यही देश सेवा है। देश की सेवा अलग ही नहीं होती है। देश के बॉर्डर में एक जवान जो खड़ा है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन देश के अंदर जो जवान हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो भी तो भारत माँ की रक्षा के लिए अपना काम करें। इस समय आपको कहीं लड़ाई लड़ने नहीं जाना है, इस समय आपको बॉर्डर में नहीं जाना है, लेकिन जो काम आपको दिया गया है, जो काम आपके गुरुजी को दिया गया है, जो काम बच्चों का है, अगर वो ईमानदारी से कर लें तो उससे बड़ी देश सेवा कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि आज का युवा कल का ही देश का भविष्य होगा। यानी कि आज आप जब बड़े होंगे, जब आप हमारी एज में आएंगे, जब उससे भी आगे जाएंगे, उस समय इस देश को आप लीड करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप हम सब गुरुजी लोगों से, आप ललित जोशी से भी बेहतर बन सकते हैं। मैं तो छोटे से गांव से आया था, अल्मोड़ा बागेश्वर के बीच का एक सुदूर गांव, काकुला के पास काफलिक है, जहां 7-8 किलोमीटर स्कूल जाते थे, 7-8 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के घर आते थे। आप सोचिए, आप तो इतनी सुंदर जगह में हैं कि मुझे यहाँ पर आके बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है। जरूरी नहीं है आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हैं तो ही आप आगे जाएंगे। कौन कहता है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला ही इतिहास रचता है? आप इतिहास के पन्ने पलट लीजिए। जिन बच्चों ने मिट्टी कंकड़ पत्थर का, जिन बच्चों को एहसास होता है, जो बच्चा अभाव में रहता है,
जिन बच्चों ने संघर्ष किया होता है वही बच्चा इतिहास बनाता है। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो केवल अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखिए, केवल अपनी संगत अच्छी रखिए, अपनी दोस्ती अच्छी रखिए, अपने आप को अच्छा रखिए। और अगर राष्ट्र के लिए कुछ करना है तो केवल अपने माता पिता का अनुसरण कीजिए कि मुझे अपने माँ बाप के जीते जी कुछ अच्छा करना है, मुझे अपने मम्मी पापा के रहते रहते जो सपने वो पूरा नहीं कर पाए मुझे करना है। ठीक है ना, आज घर नहीं है, आज मकान नहीं है, घोड़ा गाड़ी नहीं है, अरे ईश्वर ने 2 हाथ पैर तो दिए हैं ना, ईश्वर ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं। आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, सोचिए अगर 2 हाथ पैर नहीं होते, सोचिए रोड में पड़े हुए उस बच्चे के मन में क्या भावना रहती है, जिसकी 2 घुटने तो होते हैं लेकिन 2 पैर नहीं, 2 बाजुएं तो होती हैं लेकिन 2 हाथ नहीं। सोचो ना कि जब आप घंटाघर इधर उधर जाते हैं तो बच्चे रोड में रेंगते हैं, आप कहीं क्रॉसिंग में जाते हैं, वो बच्चे खड़े होने की कोशिश करते हैं या रगड़ रगड़ के जाते हैं। आपने सोचा कभी, तब जाके कभी मन में ये भाव आए कि मैं गरीब हूं या आप गरीब हैं या वो गरीब है, तो आप देखोगे कि ईश्वर ने आपको बहुत अमीर बनाया है। पैसा तो आप कमा लेंगे लेकिन जो जन्म से उठ नहीं सकता, जो पैदा होते ही जिसने कभी अपने माता पिता ना देखे हो, आप सोचिए ना कि उन बच्चों की क्या कंडीशन रहती होगी। आज तो आप छोटी छोटी बात में माँ के लिए लड़ लेते हैं, सबसे ज्यादा लड़ाई मम्मी के साथ होती है ना, मतलब जिद भी माँ से करते हैं, सब कुछ करते हैं, पिताजी से होती नहीं है। पिताजी सुनते भी हैं लेकिन कम भी सुनते हैं क्योंकि घर में रहते कम है। लेकिन एक माँ जो धुरी है, पूरी सृष्टि का निर्माण वो माँ से होता है। यानी कि अगर तुम भगवान को भी पूछते हो तो माँ ही भगवान का रूप भी है, क्योंकि माँ कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकती है। पिता एक पल के लिए गलत संगत में फंस गया, उसको कोई समझाने वाला नहीं था, वो नशा करके आ रहा है, तो फिर भी परेशान माँ ही होती है। माँ को बच्चे भी देखने हैं, घर भी संभालना है, परिवार भी संभालना है, डांट भी खानी है। और कई घरों में तो आपने देखा होगा, अगर घर का कोई परिवार का व्यक्ति नशे में आगोश में फंसा है, अगर वो उसका मेंटल स्तर सही नहीं है तो उसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं रहता है, तब भी मार माँ खाती है। उसके बाद फिर वो एक नई ऊर्जा के साथ अपने बच्चों के लिए, मेरा बेटा यार पढ़ ले यार, मेरी बेटी पढ़ ले यार, कोई बात नहीं। कई बार तो आपने देखा होगा माँ बाप को बहुत सारी बीमारियां होती है, विशेषकर माँ को, वो अपना इलाज तक नहीं करा पाती है बेटा, सिर्फ इसलिए कि इसकी फीस देनी है, इसके कोर्स की फीस देनी है, इसकी ट्यूशन फीस देनी है, इसको आगे बढ़ना है, मैं 10 साल बाद 5 साल बाद दिखा दूंगी। और वो कब कैंसर में परिवर्तित हो जाता है, वो बीमारी कब बड़ी हो जाती है, कब माँ दुनिया छोड़ के चली जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है। और हम कहते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है। अरे जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने, आप एक इतनी सी फुंसी हो जाए ना हाथ पैर में तो आप झेल नहीं पाते हो, और 9 माह तक पेट में रखना, उसके बाद बच्चे को जन्म देना, और उसके बाद उसको पढ़ाना लिखाना, उसको 5 साल तक अपना सब कुछ न्योछावर करके बड़ा बनाना, और वही बच्चा जब बड़ा बन जाए, वही बच्चे जब थोड़ा सा अच्छी नौकरियों में आ जाए, अपने पैरों में खड़े हो जाए, और आजकल के नए अपनी जीवन साथी को चुनने के लिए अपने माँ बापों को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। सिंगल रहना है, पति पत्नी रहेंगी, लड़की पहले ही टाइप कर लेती है कि नहीं भाई शादी करना है तो तेरी माँ बाप के साथ ही रहूंगी। अपने माँ के लिए तो सोच रही हो, अपने माँ को तो फोन करती है कि भाभी क्या करती है, लेकिन अपनी सास को, जिसने उस बच्चे को पाला पोसा, उसको पहले बोलते हैं ये बुढ़िया नहीं रहेगी मेरे साथ, हम रहेंगे। क्यों? आजादी चाहिए। आज परिवार बर्बाद क्यों हो रहे हैं बेटा? इसमें हम जैसे बड़े लोगों का भी दोष है। क्यों? अपने माँ बाप को तो साथ में रखना नहीं है, जॉइंट फैमिली में रहना नहीं है, क्योंकि रात को क्लब में जाने से कौन रोकेगा? फिर कौन कहेगा कि माँ ने, अरे बेटा जरा अच्छे से कपड़े पहन ले यार, ऐसे कहाँ जा रही है? ये जो आज की स्थिति बन रही है, जो समाज आज जा रहा है ना बेटा, आने वाली पीढ़ियां किसी को माफ नहीं करेंगी। वरना गरीबी तो पहले भी थी, गरीबी पहले भी थी, परेशानियां तब भी थी, लेकिन जो संस्कार है ना, जो आचार विचार और जो भाव है ना, वो बदल चुके हैं। अब कौन बुआ ताऊ चाची का मतलब जान रहा है? अगर बुआ घर में कभी साल में आ जाए तो पहले चिंता हो जाती है कि ये कब जाएगी।
वरना संजय सर को याद होगा, या जो हमारे सीनियर हैं जो 90s बॉर्न है, अगर फूफा जी आने वाले होते हैं ना, मौसा जी आने वाले होते थे ना, चाचा आने वाले होते थे ना, घर में खुशियां ही अलग होती थी। और आप और हम जैसे बच्चे तो ये दो चीज़ों में ध्यान देते थे, एक आते समय एक जाते समय, क्योंकि आते समय मिठाई मिलती थी और जाते समय पैसा मिलता था। अच्छा, हम बच्चे बड़े स्वाभिमानी होते हैं, हम इतना तो बोलते हैं कि नहीं चाहिए ना ना ना, नहीं फूफा जी नहीं चाहिए, हाल भी दे रहे हैं और चाहिए भी नहीं, लेकिन मन तो बच्चा है ना। उसके बाद पलट के जब चले जाते थे देखते थे यार कितना दिया है, और जिसने ज्यादा दिया है, सोचो जिसने ज्यादा दिया, हम कितना खुश होते थे सर। हम कहते थे भगवान फूफा जी यार फिर आ जाओ यार। मेरे फूफा जी भी बहुत पैसे देते थे, अभी वो बेचारे इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे इसलिए फूफा जी का ध्यान आता। देते तो मामा भी थे, लेकिन फूफा जी बेचारे उनके पास हो ना हो जितने 10-10 के नोट हो तो हम गिनते थे उनको। तो बेटा वो जो समय और आज का समय है ना, ऐसा नहीं है, समय परिवर्तन हमने किया, समय के बदलाव हमारी भावनाओं से आए। मैं क्यों आपको समझाने आया हूं, अगर मैं अपनी उम्र के लोगों को समझाऊंगा ना, कहेंगे साला पागल है, कौन सी दुनिया की बात कर रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि जो आपके भाव है ना, आप इस पेड़ की तरह नहीं हो, आप इस छोटे से कोमल से पेड़ की तरह हो जो अभी भी अपने भावनाओं को बदल सकते हो। मैं क्यों कह रहा हूं कि राष्ट्र के निर्माण में हम योगदान तब दे पाएंगे जब हम अपना भविष्य और अपने माँ बाप के लिए सोचेंगे। मैं ड्रग्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो नशे की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल आपके और आपके मम्मी पापा के बारे में सोच रहा हूं कि हर माँ, अगर मेरी माँ ना दूध बेच के, मुझे आज भी याद है हमारी माँ जी का ऑपरेशन हुआ था, जब हम हल्द्वानी आए थे तो जंगल में जाती थी, दूध बेच के हमको पढ़ाती थी। हमारे पिताजी 14 साल अकेले रहे छोटी सी नौकरी में। मुझे आज भी याद है, मैंने जीवन की पहली साइकिल माँ पूर्णागिरी के मंदिर में गर्मियों की छुट्टी में, मार्च अप्रैल मई में जब छुट्टियां होती है टनकपुर में, 5 दिन एक व्यक्ति के साथ काम किया, 250 रुपये कमाए मैंने। और छठे दिन मैंने कहा नहीं, टनकपुर मार्केट से परमल दाना चुन्नी अगरबत्ती लाके मैंने कहा मैं अपना स्टार्टअप करूंगा। मैंने छठे दिन से अपना प्रसाद बेचना शुरू किया और 28 दिन में 18,000 का प्रसाद बेचा और अपने लिए पहली बार रेंजर साइकिल खरीदी। और उसके बाद जीवन में कभी ये नहीं कहा कि मैं गरीब। और आज ये जो CIMS सबसे उत्तराखंड का पहला नर्सिंग कॉलेज है, नॉर्थ ईस्ट का नर्सिंग में फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज है, 2018-19 में उसको टेक ओवर किया। 2011 में मौकुमपुर में UIHMT कॉलेज है, उसको बनाया। वरना सोचो कि 2005-6 में एक 12th पास करने वाला बच्चा जो अपने दूर मामा के घर में उनके बच्चों को पढ़ा के, उनके घर में बर्तन चौका करके अपनी पढ़ाई के लिए देहरादून आया हो और आज इस स्थिति में हो, तो इसका रीजन क्या है? एक ही रीजन था, क्योंकि हमारी दूरी हमारे माँ बाप थी, हमारी दूरी हमारे माता पिता थे, क्योंकि हमें अपने माँ बाप के लिए कुछ करना था, उनके जीते जी हमें कुछ करना था। मैं भी तुम्हारी तरह कभी फर्स्ट क्लास ट्रेन में नहीं बैठा। उस समय हल्द्वानी से आते थे देहरादून, तो हम वो जो पुलिस की लास्ट वाली बोगी होती है ना, सेटिंग करके वहाँ चले जाते थे, क्योंकि 70 रुपये किराया जनरल का, तो वहाँ 20 रुपये 30 रुपया दिया और उनसे कहा यार भैया हमको ले जाओ। वो भी हमको ले जाते थे कि यार ये पढ़ने वाले बच्चे, 50 रुपये बचाने के लिए। तो मैं ये बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ बेटा कि ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ मिला, जो किया अपने बदौलत किया, लेकिन हम खुश थे कि हमने, हमारे माँ बाप की ब्लेसिंग थी हमारे साथ, उस माँ भगवती का आशीर्वाद था, और हमेशा ये सोचा कि अपने मम्मी पापा के रहते हुए कुछ करूँगा। आज जिस तरह से मैं आपके बीच में आया हूँ, मैं इन 15 सालों में अभी तक 8 लाख बच्चों से मिला हूँ। ये 1600 प्लस स्कूल है मेरा। मुझे हमेशा अच्छा लगता है, यहाँ आने का कोई गवर्नमेंट ने बाध्य नहीं कर रखा है। मेरा समय, मेरी संसाधन, मेरी टीम, ऐसा नहीं कि कोई किसी ने बजट दिया है और खर्च करना ना, मुझे किसी की बजट की जरूरत नहीं। जब कुछ नहीं थे तब 2008 में अपने उत्तराखंड के बच्चों को, अपने पहाड़ के बच्चों को समझाते थे कि जीना है तो अपने माँ बाप के लिए जीना सीख लीजिए, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस तरह से लगातार वृद्धाश्रम बन रहे हैं, जिस तरह से लगातार माँ बापों को शेल्टर होम में भेजा जा रहा है, जिस तरह से आज बच्चे विदेशों में नौकरी कर रहे हैं और माँ की और पिता की बॉडी, डेड बॉडी घर में मिल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कभी जन्मदिन के दिन जब मौका मिलता है, आप भी जाना डालनवाला डोईवाला में, जो वृद्धाश्रम है, देखना बेटा वो माँ बाप। सोचो ना, आज तुम छोटे से हो, माँ तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही है ना, जैसा भी है यार, झोपड़ी में रह रहे हैं तो भी सही है, रोटी शाम की हो, सब्जी
ताजी हो या बासी कोई फर्क नहीं पड़ता, करती है ना यार। यानी कि किस उम्मीद से, मेरा बेटा तंदुरुस्त है, मेरा बेटा है। अब वहीं पर बेटा देखिए दो चीजें हो रही है, 13-14 साल से हम सिगरेट पीना सीख रहे हैं, हम गुटखा खैनी तंबाकू खा रहे हैं, हम ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, हम स्नैक्स ले रहे हैं, हम दूसरे प्रकार के ड्रग्स को ले रहे हैं। सोचो ना, वो माँ को जब ये पता चलता है कि मेरा बेटा सिगरेट पीने लग गया, मेरे बेटे के जेब में कपड़े धोते समय गुटखा खैनी तंबाकू निकल रहा है, मेरा बेटा दूसरी जगह जाके अल्कोहल ले रहा है, तो वो माँ तो बेचारी यार जिंदा मर जाएगी। और वही बेटा, वही लोग जब पढ़ लिखे कहीं पर 2 पैसा कमाने लग जाते हैं, तो जिस पिता ने बचपन में आपको छाया बन के आपकी उंगली पकड़ना सिखाया हो, धूप बरसात में आपके छत बन के आपको सुलाया हो, जिस पिता ने आपको कंधों में रख के अपने से ऊपर बढ़ाने के लिए, दुनिया दिखाने के लिए अपने कंधों में बनाया हो, वो कभी घोड़ा बनता है, कभी आपका खिलौना बन जाता है, आपको पीठ में रखता है, याद नहीं होगा, लेकिन सोचोगे तो फ्लैशबैक में जाओगे तो याद आएगा। आज जानते हो, वो एक रोटी के लिए तरस रहा है, वो पिता ना अपने बेटे को देखने के लिए तरस रहा है, वो अपने पोते पोतियों को देखने के लिए तरस रहा है। उसे क्या चाहिए इस बुढ़ापे में? एक प्यारी सी बात, एक इतना ही कर ले कि पापा कैसे हुआ, कोई जरूरत तो नहीं है, एक मुस्कान, एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम जब घर में रहते भोजन कर लो, थोड़ा प्यार से माँ से पूछ लो, माँ तुझे कोई जरूरत तो नहीं है? ठीक है, वक्त तुम्हारा भी आएगा, तुम भी वहीं जाओगे। ये जितने बैठे हैं ना हम लोग, ये सब उसी 70-80 साल की आयु में माँ भगवती करे शतायु रहे, 100 साल तक जाए, यादें आएंगी। आज क्या होता है ना, जवानी है, आज क्या ही फर्क पड़ना है, लेकिन घूम के चैन वहीं आता है भाई। तो इसलिए बेटा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो दुर्दशा आज माँ बाप की हो रही है, उसके पीछे हमारा जो मेंटल स्तर है ना, जो हमारा मानसिक बिहेवियर है ना, जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है ना, वो कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है। वो दया, करुणा, इंसानियत कब आएगी बेटा? जब हम सही रहेंगे। और इस सब की जड़ में है नशा। हर अपराध की जड़ है नशा, हर क्राइम की जड़ है नशा। अगर आज एक बच्चा अनाथ हुआ है, अगर एक माँ बाप वृद्धाश्रम में गए हैं, अगर आज एक माँ के मांग का सिंदूर मिटा है, अगर आज एक भाई का बहन और बहन से भाई छूटा है, तो उसका जड़ है नशा। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, कम से कम दुनिया के लिए नहीं, दोस्तों के लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने लिए गलत संगत छोड़ो यार। अभी कोई बात नहीं, तुमने 2-4 बार कुछ गलती से गलत काम किया हो, अभी उम्र है बेटा, एक बार गलती कर दी उसको सुधार सकते हो, लेकिन एक बार आदत बन गई ना, तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्योंकि दुनिया में अगर किसी के लिए जीना है तो अपने लिए जीना सीखिए, अपने माँ बाप के लिए जीना सीखिए। मुझे तो बड़ा कष्ट होता है, मैं जब देखता हूँ ना, बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ के अपनी दुनिया बसा रहे हैं, अपनी चाहत को देखता। अभी क्रश भी होता है, शादी भी होती है, मोहब्बत भी होती है, अरे हो जी ना, क्या दिक्कत है, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, वो सब प्रक्रिया है। लेकिन पहले इन 18 साल, 20 साल, 25 साल अपने पैरों में तो खड़े हो। रात को नींद नहीं आ रही है, अट्रैक्शन, वो बोलते हैं कि ये मेरे को पसंद, वो मेरे को पसंद है। अरे भाई पसंद तो ठीक है, एक आपका मेंटल बिहेवियर है, पसंद भी आता है इंसान, लेकिन सबसे पहले मैं और मेरा परिवार, उसके बाद दूसरा। अपने पैरों में खड़े होइए ना। कल अगर शादी भी करनी, कोई दिक्कत हो ना, अपने माता पिता से कहिए कि मुझे ये लड़का अच्छा है, मुझे ये लड़की पसंद है, लेकिन उस योग्य तो बनो, किसी को बोल सको। और इस बाला के कम से कम इतने बच्चे अगर सुधर गए ना बेटा, तो मेरा यहाँ 1 घंटा देना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने संजय सर को बोला, मैंने कहा यहाँ के इंटर के बच्चे जो फीस नहीं दे सकते हैं, मैं हर साल 300 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता हूँ, यानी कि 100% ट्यूशन फीस माफ। हमारे वहाँ 2,500-3 हज़ार बच्चा पढ़ रहा होगा, उसमें से कम 500-800 बच्चा वो है जिनकी 100% ट्यूशन फीस माफ है। केवल लत्ता, कपड़ा, ड्रेस अपना एक दशांश, यानी कि दशांश मतलब 10% वो देते हैं। सिर्फ उनसे मैंने एक प्रॉमिस लिया है कि जिस दिन अपने पैरों में खड़े हो जाओगे ना, किसी अनाथ की मदद करना, किसी गरीब की मदद करना, कोई फाइनेंशियल वीक है ना, मेधावी बच्चा है, उसको पढ़ाना। क्योंकि कहते हैं ना, विद्या धनम सर्व धन प्रदानम, विद्या धन से बड़ा, विद्या दान से बड़ा दान कुछ नहीं होता है बेटा। कई बार हमें लगता है ना, पढ़ के क्या होगा, पढ़ के बहुत कुछ होता है। मैं जब देहरादून आया तो मुझे पहली बार पता चला कि MBA कुछ होता है। मैंने MBA किया, मुझे लगा कि नहीं मुझे लॉ करना चाहिए, मैंने LLB की। मुझे लगा कि नहीं मुझे इसमें मास्टर करना है,
मैंने कंट्रीब्यूशन मैंने अलग किया। मुझे लगा मैं सोशल वर्क में काम कर रहा हूँ, मुझे MSW करना है, मैंने MSW किया। मुझे लगा कि मुझे इस सब्जेक्ट में रिसर्च करनी है तो मैं PhD कर रहा हूँ पब्लिक हेल्थ। मैं तो कॉलेज का मालिक हूँ, मुझे किसने कहा तू पढ़ ले। मैं पढ़ने का बहुत अच्छा नहीं हूँ बेटा, मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, क्योंकि बचपन से अगर आपको अपना ओवरऑल ग्रोथ करना है ना, तो कभी गेम्स में, कभी एक्टिविटी में, कभी NCC में, कभी NSS में, जहां कोई नहीं जाता वहां जाइए आप। अगर सर लोग कहते हैं ना इसमें कौन आएगा, हाथ खड़ा करो। अरे फर्स्ट और लास्ट तो बात की बात है, हार और जीत तो बात की बात है। जीवन में यह समझ लीजिए कि अगर जीत गए तो जीतोगे, नहीं तो सीखोगे, हारोगे नहीं। जीवन में दो ही बात याद रखो, या तो जीतेंगे या सीखेंगे। हार कुछ नहीं होती है, या तो सीखता है या जीतता है, और आपके पास दोनों आपके लिए है। तो आप अपने आप को बचा के रखिए, अपने दोस्तों को भी समझाइए। दोस्ती में ही कई बार होता है ना, चल यार कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे आज कर लेते हैं, कल से नहीं करेंगे। लेकिन बेटा वो आज ना, आज 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 वो अट्रैक्शन कब एडिक्शन में बदल जाता है। एक बार का अट्रैक्शन है किसी भी चीज का, चाहे नशे का हो, दोस्तों का हो, किसी भी चीज का, फिर वो आपका एडिक्शन टेंशन में आ जाता है। तब कह रहा हूं लाइफ में आगे बढ़ना है, जो भी काम कर रहे हो ना बेटा, उसके लिए अपना डेडिकेशन रखो, उसके प्रति समर्पित रहो, डिवोशन रखो, और उसके लिए चाहिए अनुशासन। अनुशासित रहोगे तो सब कुछ होगा। आज हम सब लोग बैठे किसके लिए चर्चा कर रहे हैं, मुझे भी नहीं जरूरत थी ना, लेकिन मेरा मन कहता है कि नहीं यार, इसमें ललित जोशी से बेहतर बच्चे बन सकते हैं, बशर्ते एक धुरी याद रखना, माँ और पिता। क्योंकि पिताओं की कहानी क्या है, पिता भी बहुत संघर्ष करता है, हमारे पिताजी ने भी बहुत संघर्ष किया, लेकिन कई बार क्या होता है उनको समझाने वाला नहीं होता है, कई लोग ड्रग्स में पड़ जाते हैं। हमने तो अपने माँ बाप से हमेशा यही सीखा कि बेटा कितनी भी दिक्कत आए कभी व्यसन मत करना। अगर आज मैं जहाँ भी हूँ वो मेरे अपने माता पिता की बदौलत हूँ, वरना मेरी औकात नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए भगवान थे। मुझे पता है कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। अगर माँ स्टोरी बोलती थी ना कि पिता इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो आंखों में आंसू आते थे कि मेरे पापा कितना करते हैं। जब कभी घर वालों के लिए, माँ के लिए बोलते थे ना कि माँ इतना कर रही है, तो आंखों में आंसू आते थे कि हमारे माँ ने हमारे लिए कितना किया। तो फिर माँ बाप से बढ़ के कोई दोस्त नहीं हो सकता है। अगर माँ बाप है, जहाँ माँ बाप का सम्मान नहीं वहाँ किसी का सम्मान नहीं, और माँ बाप से बढ़ के कोई भगवान भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमेशा हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचिए। परिवार ठीक रहेगा, माँ बाप आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। और मैंने फिर कहा है, गरीब नहीं समझना है, गरीब नहीं हो। अगर माँ बाप हैं तो सबसे बड़े धनवान हो, अगर हाथ पैर हैं तो बहुत बड़े धनवान हो। और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो रोड में जाते हुए उन बच्चों की चेहरों को देखना, जब लोग नशे में गाड़ियां चला देते हैं, किसी मासूम से बच्चे को कुचल देते हैं, वो रोड पार करता हुआ बच्चा दुनिया छोड़ के चले जाता है, कहता है माँ कि मुझे इस बात का मलाल नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, हाथ पैर भी नहीं थे, लेकिन मुझे कष्ट इस बात का है कि मैं अपने पैरों में नहीं खड़ा हो पाया, मैं चल के ये रोड पार नहीं कर पाया। वरना माँ इन बच्चों को मैं बताता कि हाथ पैरों की ताकत किसे कहते हैं, हाथों की ताकत और पैरों की अहमियत किसे कहते हैं, मैं तब बताता। और फिर भी अगर और गरीबी देखनी है तो कभी उन बच्चों से पूछना, उन बच्चों की आंखों में जाके देखना जिनके अपने माँ बाप नहीं होते। अरे माँ की ममता, माँ की ताकत क्या होती है, कभी उस बच्चे से जाके पूछना कि माँ क्या होती है, जिसकी अपनी माँ नहीं होती है। पिता की ताकत, पिता की छाया, पिता का संरक्षण किसे कहते हैं। कभी उन बच्चों से पूछना कि भाई माँ बाप क्या होते हैं, जिनके अपने नहीं। आज है ना तो हंस लो, आज है तो इम्पोर्टेंस नहीं है, कल जाएंगे ना ये महफिल रह जाएगी, दोस्त रह जाएंगे, लेकिन बेटा एक ही चीज नहीं होगी, वो माँ नहीं होगी, वो पिता नहीं होंगे। इसलिए आज है तो उनकी रिस्पेक्ट करो, अगर आज हैं तो उनके लिए कुछ करना सीखो, अगर आज हैं तो अपने आप को स्वस्थ रखो, अगर आज वो हैं तो अपने आप को व्यसनों से दूर रखो, आज वो हैं तो उनकी ताकत बनो, उनके बुढ़ापे की सहारा बनो, उनके लिए कुछ करने की चेष्टा रखो। सोचो एक देश का जवान जो इस समय सरहद में है, सोचिए एक 75-80 साल का बूढ़ा बुजुर्ग इस समय घर में बैठा है, सोचो एक नई नई दुल्हन जिसके हाथों में अभी मेहंदी लगी है, मांग में सिंदूर सजा है, वो घर में बैठी है और उसका पति सरहद में है। सोचो जिसके 2 साल 4 साल के बच्चे हो, वो पति इस समय
चाइना बॉर्डर में खड़ा है और जवान की देश के सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कौन करता है? हम लोग करते हैं। देश और भारतीय सेना की रिस्पेक्ट कोई किसी की करे न करे, उस देश के जवान की रिस्पेक्ट तो हमेशा करेगा ही करेगा। सोचिए ना, जब उसके बच्चे घर में होते हैं, उनके बूढ़े माता पिता होते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, हम अनेक त्योहार मनाते हैं और उन बच्चों को भी, ये जो छोटे घर में बच्चे हैं ना, उनको भी अपने माता पिता की याद आती है। उनको भी लगता है कि यार मेरे पापा इस बार दीपावली में घर आएंगे। वो बूढ़े माता पिता को भी पता है कि इस बार दिवाली की धनतेरस में वो देश का जवान इस बार घर आने वाला है। ये दुधली की एक घटना बता रहा हूं मैं, कुछ साल पहले की, गौर से सुनिए। तो बूढ़े माता पिता आज इस आस में बैठे हैं कि इस दिवाली में वो देश का जवान घर आने वाला है, लेकिन अचानक कश्मीर में कुछ आतंकवादी घात लगा के हमला कर देते हैं और यहाँ इंतजार हो रही है, घर में सफाई हो रही है, माँ दुल्हनों की तरह सजी है और बच्चे अपने पापा के इंतजार में खड़े हैं बेटा। लेकिन रात को 1 बजे फोन आता है और वो बूढ़े माता पिता दौड़ के उस फोन को रिसीव करते हैं और वहां से खबर मिलती है कि मुठभेड़ में जवान शहीद हो गया। वो आपका बेटा जो घर आने वाला था वो शहीद हो गया। सोचो उस 80 साल के पिता के मन में क्या गुजरती होगी। वो जमीन में गिर जाता है, वो धराशायी हो जाता है और जिसके कल तक आंखों में चमक थी ना, वो आज वो झुर्रियों के साथ जमीन में गिर जाता है और वो माँ बेहोश हो जाती है, जो बूढ़ी सी माँ अपनी बेटी के इंतजार में खड़ी थी। सोचिए, सुबह होती है, घर में लोगों का तांता लग जाता है। जब कोई घर में शहीद होता है तो जब लोगों को पता चलता है तो पूरी भीड़, पूरा क्षेत्र सब आते हैं। अब वो 8 साल की बच्ची को क्या पता, वो 5 साल का बच्चा तो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ इस दिवाली में हम पटाखे लाएंगे, इस दिवाली में हम भी अपने पापा के साथ दिवाली मनाएंगे। माँ हमारे पापा क्यों नहीं आए? माँ निरुत्तर रहती है बेटा, माँ कोई उत्तर नहीं दे पाती क्योंकि वो समझा नहीं पाती है। लेकिन धीरे धीरे जब भीड़ आती है और घर के आगे तिरंगे से लिपटी हुई एक देह शरीर आता है, उस शहीद का शरीर आता है, तो वो कुछ समझे उससे पहले जो घर खुशियों से भरा था वहां मातम पसर जाता है बेटा। सोचिए कि वो दोनों बच्चे जब उस शहीद के पास जाते हैं, उस बॉडी से लपटते हैं, तो उनके मन में क्या भाव आते हैं। एक तरफ से बूढ़े माता पिता रो रहे हैं, जमीन में गिरे हैं, एक तरफ जो माँ कल तक दुल्हनों की तरह सजी थी, जिसके मांग में सिंदूर था, जिसके हाथों में लाली थी, आज वो जमीन में अबला सी पड़ी है। और दोनों बच्चे उस तिरंगे से लिपट जाते हैं बेटा, और तिरंगे से लिपटते हैं, अपने पापा को मिस करते हैं, अपने पापा के को याद करते हैं, क्योंकि उनको इस दीपावली में और बच्चों की तरह भी, बच्चे तो बच्चे होते हैं, खुशियां बांटनी थी। लेकिन फिर एक ऊर्जा के साथ वो बच्चे उठते हैं और कहते हैं कि माँ सौगंध है इस तिरंगे की, सौगंध है इस तिरंगे की, जो काम हमारे पिता ने नहीं किया हम करेंगे। सौगंध है माँ तेरे आंखों के आंसू की, कि जीवन में तेरा सहारा हम बनेंगे माँ, हमारी वजह से कभी तेरे आंखों में आंसू नहीं आएंगे। सौगंध है इन दादा दादी की, इनके बुढ़ापे की लाठी हम बनेंगे माँ। सौगंध है इस तिरंगे की, हम जीवन में कभी व्यसन नहीं करेंगे और इस आतंक के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। बेटा, एक बच्चा, एक शहीद का परिवार का बच्चा इतना अगर सोच सकता है, तो इस बालावाला में पढ़ने वाला बच्चा क्यों नहीं बदल सकता? इस फिर यहाँ पर बैठे हुए भैया बहन अपने माँ बाप के लिए, इस देश के लिए क्यों नहीं बदल सकते? फिर क्यों इस नशा रूपी आतंक के हथियार को छोड़ नहीं सकते? फिर क्यों किसी माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सकते? और दुख तब होता है जब बूढ़े माता पिता वृद्धाश्रमों में रहते हैं, एक वक्त की रोटी के लिए तड़पते हैं। हम नशे में इतने पागल हो जाते हैं, हम अपने आप में इतने पागल हो जाते हैं कि जिस माँ ने हमें पाला था, जिस पिता ने कंधे में रखा था, आज बच्चे उसी पे कुल्हाड़ी से वार कर रहे हैं। तो यार बेटा, मैं तो केवल तुमको इतने समझाने के लिए आया हूँ, जीना है तो अपने माता पिता के लिए जीना सीखिए, जीना है तो उस देश के जवानों जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनके लिए सोचिए। इस नशा रूपी आतंक को छोड़िए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो आतंक का नशा हथियार बन चुका है वो ड्रग्स है। आतंकवादियों को सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं से मिलता है, नशे से मिलता है। और अगर हम ही नशा नहीं करेंगे
तो सप्लाई कम होगी, अगर सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम होगी, फिर किसी की औकात नहीं होगी, फिर कोई आतंकवादी घुसपैठिया हमारे हिंदुस्तान के किसी जवान को शहीद नहीं करेगा। जिस दिन हम युवा पीढ़ी सही हो गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी खुद ही सुधर जाएगी और फिर कभी किसी बच्चों की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। केवल अपना ध्यान रखिएगा। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहीं पे, और इस उम्मीद के साथ कोई बदले ना बदले, कोई सुधरे ना सुधरे, कम से कम आप लोग सुधरिए, कम से कम आप अपने परिवार के लिए जीना सीखिए, कम से कम आप अपनी ताकत बनिए। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना कहूंगा कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।